वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स के बारे में। ये रिट्स होती क्या हैं, ये हमें क्यों प्रोवाइड की जाती हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक हमको कुछ राइट्स मिलते हैं जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ये वो बेसिक राइट्स हैं जो हम सबको मिलते हैं। जैसे हम एक लैंड खरीदते हैं कभी भी, तो आपने देखा होगा हम उसकी फेंसिंग कराते हैं या फिर उसकी बाउंड्रीज उठवाते हैं। वो लैंड तो ऑलरेडी हमारा है, बट फेंसिंग और बाउंड्री का रीजन क्या है? टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनक्रोचमेंट, ताकि हम उसे एनक्रोचमेंट से बचा सकें। सेम इज द केस विद आवर फंडामेंटल राइट्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स कोई एनक्रोच करे तो हम उसके लिए कोर्ट तक जा सकें, उसके लिए हेल्प मांग सकें, तो उसके लिए रहती हैं हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, वी एट आईएएस ओरिजिन provides n number of services like live classes, tests, but what makes us special is one-to-one mentorship, unlimited recorded access, आप उसे कभी भी किसी भी वक्त एक्सेस कर सकते हैं, plus personalized timetable, which makes your preparation easy. So now let's move on to our very topic. What are writs? Writs are written order. ये एक written order रहते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये पावर लोअर कोर्ट्स को नहीं मिलती है, ये पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दी गई है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज रहती हैं जब हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, तो दीज आर अ रेमेडी टू अस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 प्रोवाइड करता है पावर सुप्रीम कोर्ट को इशू करने के लिए रिट्स। ये खुद एक पार्ट फॉर्म करता है फंडामेंटल राइट का, यानी कि आर्टिकल 32 में जिसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं फॉर द वायलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। इसीलिए आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने एक बहुत अच्छा नाम दिया था। इट इज टर्म्ड एज हार्ट एंड सोल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हार्ट एंड सोल कहा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, बिकॉज अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हमारे पास नहीं होती तो हमारे फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए हमारे पास कोई रेमेडी नहीं होती। दिस इज वन ऑफ द रीजंस फॉर विच आवर फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड। सो अगेन इन आर्टिकल 226 विच इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट फॉर्म नहीं होता है। इसके तहत हाई कोर्ट को रिट्स इशू करने की पावर मिली है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट दोनों के पास रिट्स इशू करने की पावर रहती है। जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स एनक्रोच होते हैं, हम या तो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं या तो फिर हम हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट हैज अ पावर टू इशू रिट्स व्हेन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीजन आर वायलेटेड। कभी भी मेरा कोई राइट वायलेट हुआ है, जैसे वेरियस राइट्स हैं हमारे, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी, हमारा कोई भी राइट वायलेट होता है तो वी कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स रेमेडी। दैट्स वाई इसको कहते हैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल यानी कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो विदाउट एनी इंटरमीडियरी, विदाउट एनी अपील, यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। बट एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना होगा, दिस इज ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव यानी कि ये वाली जुरिसडिक्शन टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स इज ऑल्सो विद हाई कोर्ट, इसीलिए इसको एक्सक्लूसिव नहीं कहते हैं। जैसे बात की जाए ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की, तो वो आती है मैटर्स रिलेटिंग टू द डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास पावर रहती है उन्हें इशू करने की, बाकी किसी कोर्ट के पास नहीं रहती। बट हियर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोथ हैव द पावर, इसलिए इट्स ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट आर्टिकल 226। इसमें हाई कोर्ट के पास पावर रहती है हमारे फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस। आर्टिकल 32 इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बट Article 226 is also for other purposes. Other purposes में हमारा क्या आ जाता है? They are legal rights. So, legal rights यानी कि बाकी other rights जो fundamental rights से हटके हैं, जैसे right to land जो कि पहले fundamental right था, अब नहीं है। ऐसे जो भी issues आते हैं वो हम आर्टिकल 226 के अंडर में डील करते हैं, जिसके लिए हाई कोर्ट इशू करता है रिट्स।
So now we'll be studying about the differences between the power of Supreme Court and High Court. Okay, so writ jurisdiction of High Court is wider than Supreme Court. High Court की जो writ jurisdiction रहती है that is wider than Supreme Court. Reason being कि Supreme Court can issue writs only for the enforcement of fundamental rights, but High Court can issue writs for fundamental rights as well as other legal rights. So here the jurisdiction becomes bigger. But when we talk about the territorial jurisdiction, means आपकी jurisdiction कितनी territory तक extend करती है, then definitely Supreme Court has a wider power as compared to High Court. क्योंकि Supreme Court की writ jurisdiction extend करती है whole of India पे, but High Court की extends only to that particular concerned state. So that's clear I hope कि writ jurisdiction subject wise बात की जाए तो High Court की ज़्यादा रहती है because it can enforce legal rights as well as fundamental rights. When we talk about territorial jurisdiction, Supreme Court की high रहती है because whole of India and only to a particular state. Okay, so now this is an interesting principle we'll be talking about here. It is principle of res judicata. Res judicata basically it means किसी particular plea पे अगर कोई adjudication लिया जा चुका है तो that suit cannot be entertained once again. किसी भी केस पे अगर कोई डिसीजन आ चुका है तो उस केस को आप फिर से सेम तरीके से फाइल नहीं कर सकते हो. यानी कि whenever your fundamental right gets violated, you move to a high court. If high court dismisses your plea, that doesn't mean आप high court में फिर से लगा देते हो वो plea. No, high court has already given its decision. Okay, if you have filed your case to the Supreme Court, आप अपने फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास गए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया जो शायद आपके पक्ष में नहीं है या फिर आपकी प्ली रिजेक्ट कर दी गई है, दैट डजंट मीन आप सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट चले जाओगे. दिस कैन नॉट हैपन बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट कैसे हो गया? क्योंकि हमारे यहाँ एक हायरार्की फॉलो की जाती है. हायरार्की एज इन लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट का डिसीजन जाता है हाई कोर्ट के पास, देन हाई कोर्ट का डिसीजन जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास. दिस इज नॉट द अदर वे राउंड. सो एज टू सेव द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस यू कैन नॉट गो फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट टू द हाई कोर्ट. इसीलिए कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू द रिट पिटीशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो इफ अ पर्सन अप्रोचेस एनी कोर्ट फॉर रिट jurisdiction, writ is dismissed, then the person cannot file the same suit in the other court. आप फिर से फाइल नहीं कर सकते हो. But there is one exception. But if a person files a case in high court, आप पहले हाई कोर्ट के पास गए, हाई कोर्ट ने आपकी प्ली डिसमिस कर दी या आपके पक्ष में नहीं सुनाया डिसीजन, then he can file an appeal in the Supreme Court. This is possible. Why is this possible? Because आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हो. दिस कैन ऑल्सो बी बाय स्पेशल लीव पिटीशन. ओके, एंड नॉर्मली ऑल्सो. क्यों? क्योंकि ये हायरार्की है, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है तो आप अपील कर रहे हो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिट्स के केस में लगता है. सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी रिट्स हैं, सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स. सो आज हम इसमें इन 5 पे डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे. दे आर habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition and quo warranto. So these are the 5 types of writs in the Indian Constitution. When we talk about habeas corpus, mandamus and quo warranto, these 3 writs, one thing is common in them. All these 3 writs are administrative writs. Administrative writs, they can be against the judicial body, quasi-judicial body or against private and administrative bodies also. Okay, but when it comes to, when we talk about certiorari and prohibition, these are totally what? Judicial writs. Judicial writs, ये सिर्फ judiciary पे ही लगती हैं. Okay, so this is the difference between the writs. Habeas corpus, mandamus, quo warranto are administrative writs and certiorari and prohibition are judicial writs.
So I hope it's clear. So now we will be going on to detailed discussion one by one on each of the following writs. So now, to make the topic interesting, I have attached some funny memes over here related to the topic. तो उन पे आते हैं. Habeas corpus पे move करते हैं. So here it is a meme. Habeas corpus exists. Court be like mujrim लाया. So it is basically the court is demanding the person who has been detained. So here Akshay Kumar is depicted and he says mujrim laya. So this is habeas corpus, which literally means in simple terms to have the body of. Means the court asks you to produce the body of. किसी को आपने जबरदस्ती जेल में रख दिया है, वो गलत तरीके से रखा गया है, अनलॉफुली रखा गया है, तो कोर्ट कैन ऑर्डर यू टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ. हम habeas corpus लगा सकते हैं. कोर्ट उसके तहत रिट इशू करके डिटेन्ड को बुलाती है. ओके, सो द मेन पर्पस इज टू सीक रिलीफ फ्रॉम अनलॉफुल डिटेंशन. अनलॉफुल डिटेंशन के लिए रहता है एंड कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज, मतलब कि आपको किसी पब्लिक अथॉरिटी ने रख रखा है, पुलिस की कस्टडी में हो आप, अनलॉफुली हो, तब होता है. एज वेल एज अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल. किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने आपको डिटेन कर लिया, आपको गलत तरीके से बंदी बना के रख लिया है, तब भी ये वॉर इशू करी जा सकती है. सो रिट ऑफ habeas corpus कैन बी इशूड बोथ अगेंस्ट प्राइवेट अथॉरिटीज एंड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स. प्लीज इस बात का ध्यान रखें बिकॉज दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन कि किस किस के अगेंस्ट इशू की जा सकती है. ओके, सो प्लीज कीप अ चेक ऑन दीज थिंग्स. सो नाउ वील टॉक अबाउट वेयर इट कैन नॉट बी इशूड. अगर डिटेंशन लीगल है, किसी ने किसी का मर्डर किया है, वो इंसान जेल में है, you cannot say I apply habeas corpus and I want the body of. No, this is wrong because detention is legal over here and the proceeding is for the contempt of legislature or court. If you are inside for the contempt का charge लगा है, then you cannot apply habeas corpus. Habeas corpus की writ नहीं लगेगी because that is wrong. You cannot apply it over here. And the detention is by a competent authority. Lawfully वो authority competent है to arrest you, to detain you, then it cannot be applied. And the other point is detention, it's outside the jurisdiction of court. अब detention हो गया है, that is outside the jurisdiction, then also it cannot apply. So please keep a check कहाँ कहाँ apply नहीं करता है, plus keep a check that it can be issued against private individuals as well as public official. Okay. So now we'll be moving on to another writ, that is quo warranto. It means by what authority, कौन सी authority से आप ये office hold करते हो. ठीक है, it is invoked in case of a public offices. किसी public office पे कोई इंसान बैठा हुआ है, like an IAS का office जो रहता है, IAS का office हुआ, कोई judicial office हुआ, court का हुआ, तो by what authority have you cleared that examination? आप जैसे IAS बनते हो तो एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन रहता है. हैव यू क्लियर्ड ऑल दोज प्रोसेसेस? सो इफ यू हैव क्लियर्ड इट देन यू हैव द अथॉरिटी टू सेट ओवर दैट. ओके, अदरवाइज आपकी वो अथॉरिटी नहीं रहती है. सो क्यू वारंटो इज व्हेन द कोर्ट आस्क्स बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग द ऑफिस. इन केस ऑफ पब्लिक ऑफिसेज, ये प्राइवेट ऑफिस में अप्लाई नहीं करता है. कोई प्राइवेट कंपनी किसी ने खोली है, उसमें कोई भी बैठे, कोई भी मालिक बने, कोर्ट को उससे लेना देना नहीं है. दैट इज अ प्राइवेट अफेयर. कोर्ट ओनली टॉक्स अबाउट पब्लिक ऑफिसेस जो कि बनाए गए हैं पब्लिक की सेवा के लिए. ओके, टू रेस्ट्रेन अ पर्सन एक्टिंग इन पब्लिक ऑफिसेस टू विच ही इज नॉट एंटाइटल्ड. आप पब्लिक ऑफिस में बैठे हो, आप एंटाइटल्ड नहीं हो, स्टिल यू आर परफॉर्मिंग फंक्शंस ऑफ पब्लिक. तो उस चीज को रेस्ट्रेन करने के लिए और उस करने के लिए ये वारंटो लगाई जाती है. इट कैन बी इशूड इन सब्सटेंसिव पब्लिक ऑफिस ऑफ परमानेंट कैरेक्टर. जो ऑफिस पे इशू कर रहे हो वो परमानेंट होना चाहिए, not a temporary office. Okay, so this can be sought by any person, not necessarily by the aggrieved person. So here it means जब आप क्यू वारंट अप्लाई करते हो, जैसे क्यू वारंटो कोई भी अप्लाई कर सकता है, नॉट जस्ट एन एग्रीव्ड पर्सन. यहाँ पे कोई भी क्यों अप्लाई कर सकता है? क्योंकि दिस इज अ टॉक अबाउट पब्लिक ऑफिस. यहाँ पे एक सिविल सर्वेंट या फिर पब्लिक सर्वेंट की बात हो रही है, तो इसमें कोई भी इंसान आके ही अप्लाई कर सकता है. दैट दिस इज अनलॉफुली हेल्ड, दिस ऑफिस इज अनलॉफुली हेल्ड. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड रिट, दैट इज रिट ऑफ मैंडेमस. ओके, so mandamus means we command.
We command you to perform your duty which you are not performing. Okay, so it is issued by the court to a public official to perform their duty. Suppose मैं राशन कार्ड बनवाने गई, मैं राशन कार्ड ऑफिस में गई, मुझे राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, मेरे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, मेरा राइट टू फूड, जो मुझे फूड चाहिए, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, मेरे बहुत सारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं. सो आई कैन अप्रोच द कोर्ट कि दैट पब्लिक ऑफिस इज नॉट परफॉर्मिंग द ऑफिशियल ड्यूटीज. सो mandamus will be issued by the court to that particular authority that why are you not performing your functions. We command you to perform your functions for which you are sitting in that public office. You should not misuse the power for which you are being selected. आप अपना काम करिए. They command you to do your work for which you are holding that particular office. So mandamus is all about that and it is issued against any public body. जैसा कि भी बताया, it can be issued against the corporation. It can also be issued against lower court or tribunal so that they perform their tasks. Okay, so this was all about mandamus. Okay, mandamus. It can only be filed by a person who has interest in the performance of duty. मेरा राशन कार्ड नहीं बन रहा है, I am being deprived, so it is my duty. Only I can file. मैं ये नहीं बोल सकती हूँ मैंने उस आदमी को आते हुए देखा, उसका राशन कार्ड नहीं बना, I want to issue a writ. No, this is not possible. It is you, if you are aggrieved person, तो आप जाके वो रिट लगवा सकते हो. ओके, सो द नेचर ऑफ द ड्यूटी मस्ट बी पब्लिक एंड ड्यूटी शुड नॉट बी डिस्क्रिशनरी. जो ड्यूटी है वो पब्लिक होनी चाहिए. इफ यू गो टू अ प्राइवेट ऑफिस एंड यू से दे आर नॉट doing that work, that is none of the business of Supreme Court or the High Court. They will not issue writs. Is not their sphere of action. Private institutions अपने हिसाब से चलेंगे. Here it will be issued only for the public offices and the duties which are discretionary duty है, they can reject, they can say they are not performing. It is a discretionary, it is up to the choice. So discretionary नहीं होनी चाहिए, permanent होनी चाहिए and the duty must be public. Okay. And the third point is cannot be issued against private individual. जैसा कि अभी बोला कि you cannot say that person is not doing my work. He is not bound to do your work. उसकी भी पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी है. जैसे आपका आर्टिकल 21 है, ऐसे ही उसका भी आर्टिकल 21 है. सो यू कैन नॉट इशू इट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल दैट दे आर नॉट परफॉर्मिंग योर वर्क. ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए रहता है, पब्लिक सर्वेंट्स के लिए रहता है. एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, द रिट इज नॉट एन एंटीसिपेटरी इंजरी. मीन्स just by thinking that I'll go, my task will not be performed, so I should file a writ petition, तब जाती हूँ ऑफिस, तब मेरा काम किया जाएगा. Just on the basis of anticipation, सिर्फ सोचना, अनुमान लगाने के बेसिस पे आप रिट फाइल नहीं कर सकते हो. It should not be anticipatory injury. एक्चुअली में जब वो चीज़ हो रही है, एक्चुअली में टास्क परफॉर्म नहीं किया जा रहा है, तभी आप ये फाइल कर सकते हो. So please keep that thing into mind. It is not an anticipatory injury. So now the last point, cannot be filed against presidential office, governor and the chief justice of high court acting in judicial capacity. कुछ high dignitaries इस writ के बाहर हैं, जैसे कि president हुए, governor हुए and the chief justice of high court acting in judicial capacity. So it does not apply to them. So now here comes another meme for you, mandamus. The writ is issued by the court to order the public official who has failed to perform his duty to resume his work. So here court be like, don't be a minimum guy, don't be a minimum guy, be a optimum guy. So what it should be optimum, not minimum. What does court want? Minimum government and yes, minimum government and maximum governance. अपनी ड्यूटीज पूरी करो, बेस्ट दो. And so don't be a minimum guy. So now let's move on to next writ. So it is prohibition. Okay. अभी तक जो writs पढ़ी थी, habeas corpus, quo warranto, mandamus. I hope you remember क्या बोला था मैंने? Administrative writs हैं. They can be issued against public offices as well as private में भी issue की जा सकती है. अब जो writs आ रही हैं, prohibition and certiorari are judicial writs. They can only be for judicial and quasi-judicial purposes. Okay? So prohibition basically means to forbid, रोकना. ठीक है? Issued by a higher court to a lower court, tribunal to prevent them from exceeding their jurisdiction.
किसी कोर्ट की कुछ पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन है, आप उससे ज़्यादा एक्सटेंड करके कोई ऑर्डर दे रहे हो, कोई उससे ज़्यादा जुरिस्डिक्शन का केस ले रहे हो, देन द हायर कोर्ट stops you from performing that particular function. So here it is kind of preventive in nature. It is preventive in nature, prevents you from exceeding your jurisdiction, your powers. So as I said, it is only issued against judicial and quasi-judicial authorities. So this was about prohibition. Again a meme, higher court to lower court, they are like, you are exceeding your jurisdiction, so stop here, it's not your work. Okay, so now moving on to the next writ, it is certiorari. Okay, so it means to be certified or to be informed. Again, this is issued by higher court to lower court or to tribunal to transfer a case pending with the letter to itself. किसी लोअर कोर्ट के पास कोई केस है, किसी ट्रिब्यूनल के पास कोई केस है, सो द हायर कोर्ट आस्क्स टू ट्रांसफर द केस टू इटसेल्फ, बिकॉज आपकी जुरिस्डिक्शन उस केस पे अप्लाई नहीं करती है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ question of law or a fact, it should be transferred to the higher authorities. So this is basically, now see the difference. Prohibition was for prevention. Okay, so prohibition was preventive in nature. Like we say, prevention is better than cure. It stopped from exceeding the jurisdiction. What will be the remedy if the jurisdiction has already been exceeded? Already case dispose of कर दिया है लोअर कोर्ट ने, जिसकी उसके ऊपर jurisdiction नहीं थी. Then there comes the cure in the form of certiorari. As we can see, P for prohibition, P for prevention, C for certiorari, and C for cure. Cure against all those actions which have already been taken. So it means to be certified or to be informed. It is issued by a higher court to lower court to transfer the case from the latter to itself. Basically, it squashes the decision. Squashes the decision in the sense, रद्द कर देती है. That it is not your sphere. आपके डोमेन में ये आता ही नहीं है. So it has been squashed. So this is what certiorari is all about. It is issued on the ground of excess jurisdiction, as I said. अगर नहीं आया है, पहले ही रोक दिया, then it comes prohibition. But आ चुका है, then this comes cure in the form of certiorari, when you've already exceeded the jurisdiction. Okay, and can be issued only against judicial and quasi-judicial body. This I told in starting only. Prohibition and certiorari are both judicial writs. They can only be issued against the judicial and the quasi-judicial body. So these were all about 5 writs. And here comes another meme related to certiorari. मेरे को करने दे. It's like higher court says, let me do that because that is my domain of action, not your. Okay, so these were all the 5 writs. I hope you remember it well. Habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari. What their work is to protect our fundamental rights. Fundamental rights enshrined between Article 12 to 35. They are being protected by these writs. Supreme Court under Article 32 protects the writs and High Court under Article 226. So I hope the topic is clear to you. If you liked my video, so please like and subscribe to our channel for more such videos. Thank you.